हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का यूसीआई के इस ऑनलाइन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा, मैं आप लोगों को फ्लैशबैक में लेकर जाने वाला हूं और आप लोग जरा देखना कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन आप लोगों को किया था। जरा आप लोग चेक कर लीजिए बेटा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या देखा। देख लो बेटा जी, लास्ट वीडियो का ये सारा मैटर था। आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग बातें करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग नोट्स कॉपी निकाल के बैठिए और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और हमारे ऑफलाइन सेंटर के बारे में मैं आपको दो बात बताना चाहता हूँ। सीयूईटी और जेट का ऑफलाइन क्रैश कोर्स हमारे ऑफलाइन सेंटर में चल रहा है और वो भी एकदम बिल्कुल फ्री। अगर आप लोग अपना एडमिशन ऑफलाइन सेंटर में लेना चाहते हैं तो दिए गए ऑफिशियल नंबर पर आप लोग कॉल करके अपना एनरोल करा सकते हैं और जल्दी से एडमिशन लीजिए। हमारी जो टीम है बहुत ही शानदार, बहुत ही मेहनती टीम है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे काम कर रही है। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अगर आपको ये वीडियो देखना है, अगर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट सीखना है तो आप लोग बेटा वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट समझ में नहीं आएगा। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स को सीखने के लिए आप लोगों को वीडियो को अच्छे से परफेक्टली देखना है। आज हम जो बात करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ गुणों की बात करेंगे बेटा, जिनमें सबसे पहला गुण होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बात करेंगे बेटा? पहले गुण की बात करेंगे, पहले प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे और पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज पहले गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और किसकी बात करेंगे बेटा जी? क्षारीय धातुओं की बात करेंगे, क्योंकि अपना पहला टॉपिक क्या है? क्षारीय धातुएं। सेकंड टॉपिक में अपन क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो आप लोग बेटा ध्यान से एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। आप लोग ध्यान से बेटा एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एग्जाम ने सवाल पूछ रखा है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखना साथियों, बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगर पता हो तो आप जानते हो कि क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। क्या होता है बेटा जी? NS1। अर्थात इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। छोटी सी अगर मैं आपको जानकारी दूं तो यहां पे जो स्मॉल n होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलेंगे बेटा जी? n को अपन रिप्रेजेंट करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या से। n क्या है बेटा? n है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या होती है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे बेटा। मुख्य क्वांटम संख्या, n का मतलब क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। अब हम लोगों को बेटा क्षारीय धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। एकदम एकदम सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगा। डोंट वरी माय डियर, बेफिक्र आप लोग रहें, आराम से आप लोग सारी बात खुद से ही करेंगे। अब बेटा मैं हाइड्रोजन को यहां से गायब कर रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन धातु नहीं अधातु होती है। हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम और फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारी हमारी लिथियम एलिमेंट है ये सेकंड आवर्त की है। जी हां, ये थर्ड आवर्त की है।
ये फोर्थ की है, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। पहले आवर्त में कौन चला गया? हाइड्रोजन चला गया। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो क्षारीय धातुएं होती है, इनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। अगर नॉर्मली मैं ऐसे कह दूं N होती है आवर्त की संख्या, तो उस आधार पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। जैसे ये सेकंड आवर्त का एलिमेंट है बेटा, ये थर्ड आवर्त का एलिमेंट है, फोर्थ का है, फिफ्थ का है, ये सिक्स का है और ये सेवंथ का है। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ये बेटा बनेगा 2s1। क्या बनेगा? 2s1, क्योंकि लिथियम कौन से आवर्त का है? दूसरे आवर्त का है। सोडियम तीसरे आवर्त का है, तो क्या बनेगा बेटा? 3s1। क्या बनेगा? 3s1। पोटेशियम का क्या बनेगा बेटा? 4s1। क्या बनेगा? 4s1। रुबिडियम का क्या बनेगा? 5s1। सीजियम का क्या बनेगा? 6s1। और फ्रेंशियम का क्या बनेगा बेटा? 7s1। और इनसे पहले आती है इनर्ट गैस। कौन आएगी बेटा जी? इनर्ट गैस। यहां पे आएगी हीलियम, यहां पे नियॉन, इधर ऑर्गन, इधर क्रिप्टॉन, इधर जीनोन और यहां पे रेडोन। क्योंकि यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स लिथियम के पास में 3 होते, बट यहां पे आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2s के अंदर। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी भर चुके हैं, जो कि किसमें चले गए? हीलियम के अंदर चले गए। लो बेटा जी, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स 11 होते, एक आपको नजर आ रहा है। 10 कहां चले गए? नियोन में। यहाँ पे 18 कहां चले गए? ऑर्गन में। 36 कहां चले गए? क्रिप्टॉन में। 54 कहां चले गए? जीनोन में। 86 कहां चले गए? रेडोन के अंदर। तो ये पहला इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप लोग क्या देखें, बाह्यतम कोश के आगे आपने क्या लिखी? अक्रिय गैसें लिखी। मतलब आपको सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे, 1s2 2s1। तो बेटा ये आगे वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हीलियम के जैसे बन गए, क्योंकि हीलियम के भी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 ही होते बेटा जी, सही है। अब यहां पे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 और आगे लिखा हुआ है 3s1। तो आगे वाले 10 इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेंगे? नियोन में चलेंगे बेटा जी। इसी तरीके से आप लोग 19 इलेक्ट्रॉन्स की फिलअप कर सकते हो। पोटेशियम के पास 19 होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो आप 4s1 से पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 18 नजर आएंगे, जो कि ऑर्गन में चले गए। और बेटा ये पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जेट एग्जाम में पूछ रखा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खुद से ट्राई करें। आई होप आप लोगों को आते भी होंगे। सही है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते बेटा? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप लोग ये से भी तो लिख सकते हो ना बेटा जी। आप लोग एक पॉइंट ये भी तो लिख सकते हो बेटा, क्षार धातुओं के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बाहरी कोश में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। पहला पॉइंट समझे कि नहीं समझे बेटा? ईमानदारी से बताओ, पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया या फिर नहीं? नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, आप सभी लोग पहले से जानते हो, बस खाली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अपन जो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं बेटा जी, उस सेकंड पॉइंट का नाम है परमाणविक आकार या फिर आयनिक आकार। सेकंड अपन पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, परमाणविक
परमाणविक आकार या फिर आयनिक आकार। अगले फैक्टर या अगले पॉइंट में अपन चलते हैं बेटा जी, परमाणविक आकार या फिर आयनिक आकार। तो बेटा जी अगर परमाणविक आकार और आयनिक आकार के बारे में मैं पहले आपको डिफरेंस बताऊं तो इसको आप लोग समझे बेटा। परमाणविक आकार का मतलब होता है परमाणु का आकार, और आयनिक आकार का मतलब होता है अगर परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए उसके पश्चात जो आयन बनता है तो उसके आकार की बात करेंगे तो उसको आयनिक आकार बोलेंगे। जैसे जैसे प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, यहां पे लिखा मैंने लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम और देन सीजियम। फ्रेंशियम को भी छोड़ दो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो मुझे बताना जैसे ही आप लोग एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो, सब लोग जानते हैंगे बेटा जी, जैसे ही आप लोग एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको पता है आकार इंक्रीज होता है। आप लोग एक वर्ग में ऊपर से नीचे चले, समझने की कोशिश करो। लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, रुबिडियम, देन सीजियम। ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होगा बेटा जी? इंक्रीज होता है, डेफिनेटली बात है। आकार क्या होगा? इंक्रीज होगा। आकार इंक्रीज होने का कारण है नए नए कोष आते जाते हैं। तो आप लोग क्या क्या लिख सकते हो? क्योंकि कोष भी क्या होते हैं? वृद्धि होती है। कोषों की संख्या में क्या होगी? कोषों की संख्या में क्या होगी बेटा? वृद्धि होगी। ये लो जनाब, आकार बढ़ेगा क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। जैसे लिथियम अगर इतना सा है ना, इतना सा निन्ना सा, तो सोडियम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पोटेशियम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, रुबिडियम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, और सीजियम क्या होगा? सबसे बड़ा। समझे कि नहीं समझे बेटा? पता क्या चला? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि नए नए कोष जुड़ते जाते हैं, और अगर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है ना तो आकार डेफिनेटली बढ़ता है। ठीक है, चलो। तो अगर मुझे आप लोगों को यह बताना हो कि इनमें आकार का सही क्रम क्या होगा, तो मुझे आकार का जो क्रम बताना है, आकार का क्रम क्या होगा? तो बेटा आप क्या बोलोगे? ऊपर वाला सबसे छोटा। अरे ये वाला क्या है बेटा? सबसे छोटा। और ये वाला क्या है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है बेटा जी? सीजियम। उससे छोटा कौन? रुबिडियम। उससे छोटा कौन? पोटेशियम। उससे छोटा कौन? सोडियम। और सबसे छोटा कौन बेटा? लिथियम। तो ये होता है परमाणविक आकार। ठीक, अगर मैं आयनिक आकार की बात करूं तो सेम आएगा बेटा जी। आयन्स का मतलब होता है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो Cs प्लस बनेगा, फिर ये Rb प्लस बनेगा, देन K प्लस बनेगा, देन Na प्लस बनेगा, देन लिथियम प्लस बनेगा। ये मैंने परमाणविक आकार और आयनिक आकार की बात करी। बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे? तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, आकार क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? कोषों की संख्या में वृद्धि होगी, नए नए कोष जुड़ते जाएंगे और आकार एलिमेंट्स का बढ़ता जाएगा। यह होता है परमाणविक आकार। तो लाइन क्या लिख सकते हो? क्षारीय धातुओं में, क्षारीय धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है क्योंकि नए नए कोष जुड़ते जाते हैं या कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए आकार का मान बढ़ता है। तो ऊपर वाला सबसे छोटा, नीचे वाला सबसे बड़ा। जी हां, अगर मैं थर्ड पॉइंट की यहीं पर आप लोगों से बात करूं, तीसरा पॉइंट जो यहां पर आता है उसका नाम है बेटा आयनन ऊर्जा। क्या नाम है बेटा? आयनन ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। शॉर्ट में बोलते हैं आईई। क्या बोलेंगे बेटा? आईई के नाम से पुकारेंगे। अब ये सारी बातें आवर्त सारणी के अंदर चलती हैं। अब बेटा आईई का मतलब क्या होता है? पहला कंसंट्रेट होकर आप लोग सुनना, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं भाई साहब।
बेटा आप लोग समझना Ie का मतलब क्या होता है। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है, आयनन ऊर्जा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको समझ में अच्छे से और आ जाए बेटा। जिसे मान के चले बेटा ये मेरा एक नाभिक है, कोई सा भी हो सकता है, और इसके चारों ओर बेटा क्या प्रेजेंट है, शेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, शेल्स प्रेजेंट है। तो ये नाभिक, और बेटा इस नाभिक का जो ये है ना, इसको बोलते बाहरी शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन, सब सेल में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं, इसको बोलते बाहरी कोश। क्या बोलते बेटा जी, बाहरी कोश। या फिर आप इसको वैलेंस शेल भी कह सकते हो, वैलेंस शेल भी कह सकते हो। तो बेटा इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपन देंगे एनर्जी। क्या देंगे बेटा, एनर्जी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बेटा जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, आयनन ऊर्जा। मतलब किसी एटम को उसके आयन में कन्वर्ट करने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। देखो बेटा, एक तो आपके पास में छोटू सा एलिमेंट है और एक आपके पास बड़ा एलिमेंट है। प्लीज मेरी बात को आप कंसंट्रेट होकर समझोगे तो ही समझ में आएगी। मैंने बोला कि ये छोटा सा जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, ये छोटा सा एलिमेंट जो आपको नजर आ रहा है, इसके सेंटर में क्या है, नाभिक बना हुआ है, और ये यहां पे ये क्या बन रखी है, लेट सपोज कोश बन रखे। तो बेटा छोटे से एलिमेंट में नाभिक पर धनावेश, कोश में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब एलिमेंट छोटा होता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल के मान क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जब आकर्षण बल के मान ज्यादा होंगे, जब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच मोहब्बत ज्यादा होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल वाली बात। और अगर ये एलिमेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाए, अगर कोई दूसरा एलिमेंट साइज में इतना बड़ा है, तो बेटा नाभिक और बाह्यतम कोश के मध्य जो आकर्षण होना चाहिए था, जो प्रेम होना चाहिए था, वो छोटे से तो कम है बेटा जी। क्यों, बड़े साइज के आकार, जब बड़ा साइज का कोई एलिमेंट होगा उसमें नाभिक और भारी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल के मान कम होंगे, और अगर आकर्षण बल के मान कम होंगे तो उसको बाहर निकालना बहुत आसान होगा। तो पता क्या चला, बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू छोटे एटम। छोटे एटम में क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल के मान ज्यादा होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुनना मेरी बात भाई साहब, तो आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं यहां पे क्या एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वही देखो, छोटी छोटी शब्दों में आपको कह दूं बेटा, मैंने यहां पे लिखा लिथियम, लो जनाब देखना, लो लिथियम, देन लिखा मैंने सोडियम, देन लिखा मैंने पोटेशियम, देन लिखा मैंने रुबिडियम, और उसके बाद बेटा मैंने क्या लिखा, सीजियम। छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं बना रहा हूं, करेक्ट। आप सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो बेटा यहां पे आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। और आपको पता है अगर आकार बढ़ेगा तो नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सो आकार बढ़ने पर आयनन ऊर्जा, जिसको Ie बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि साइज बढ़ेगा तो बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो आकर्षण बल है वो न्यूनतम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सही है। चलो अब देखना बेटा, जैसे मान के चलो मैं अगर आपको Ie का क्रम पूछूं, ऊपर से नीचे जाने पर Ie क्या होती है, बढ़ती है बेटा जी, सॉरी घटती है,
तो आई ई का जो क्रम होने वाला है, क्रम आप लोग याद रखना, आई ई का क्रम जो छोटा एलिमेंट होगा उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल, तो उसकी आई ई क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। इससे कम सोडियम की, देन पोटेशियम की, देन रुबिडियम की, देन सीजियम की। बोलो बेटा समझे कि नहीं समझे? ये हमारा आता है आई ई का। तो मैंने क्या एक्सप्लेन करा, जितना छोटा एलिमेंट्स होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना मुश्किल और उतनी ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी आई ई उतनी ही ज्यादा होगी। आई ई की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। भाई साहब बोलो बेटा ये तीसरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे? पहले पॉइंट में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया, सेकेंड पॉइंट में मैंने आप लोगों को परमाणविक आकार व आयनिक आकार के बारे में बताया, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको आयनन ऊर्जा के बारे में एक्सप्लेन किया। बेटा मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, मैं आपके सामने बेटा फोर्थ पॉइंट की बात करूंगा, जरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है बेटा ऑक्सीकरण अवस्था। ओ माय गॉड, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से पुकारेंगे। लो जनाब, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की बेटा कोशिश करता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है वो जरा आप लोग ध्यान देना बेटा। एकदम छोटी छोटी बातें लंबी होती जाती है और फिर चैप्टर खत्म होता जाता है। बेटा देखो, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूं, कुछ समझा रहा हूं और आपके ऊपर से निकल रहा है। फिर भी अगर मेरे समझाने में थोड़ी सी भी दिक्कत आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश के साथ में तरीके चेंज कर कर आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो बेटा जी, लेट सपोज ये मेरा मेटल है, और कौन सा मेटल है? क्षारीय धातु। कौन सी धातु है बेटा जी? क्षारीय धातु। और इस क्षारीय धातु के पास बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो इस पर क्या चार्ज बनेगा? एम पॉजिटिव। क्या बनेगा? एम पॉजिटिव बनेगा। और यहां पे जनाब मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ये एम क्या है? एम क्षारीय धातु है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। अरे हाँ ना बोलो यार, ये एम क्या है बेटा जी? एम आपकी है क्षारीय धातु। क्या है बेटा जी? क्षारीय धातु है। कुछ भी हो सकती है बेटा, क्षारीय धातु है, कोई भी क्षारीय धातु एक मान लो बेटा। चलो, और ये मैंने क्या बना दिया? इसका धातु आयन बन गया। क्या बना बेटा जी? इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद क्या बना? धातु आयन। अब देखो बेटा जी, तो पता क्या चला कि जो क्षार धातुएं होती है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस धातु के ऊपर एक प्लस बन जाता है। अतः क्षारीय धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग यहां क्या लिख सकते हो बेटा जी? क्षारीय धातुओं के, देखना बेटा, क्षारीय धातुओं के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको पता है? NS1 एक होता है। बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद धातु पर +1 आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है, इसलिए इसलिए
क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। यस और नोट माय डियर। इसका मतलब क्या है बेटा, आप ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब यह है, जैसे लिथियम कैसे रहेगा, लिथियम पॉजिटिव में रहेगा। फिर सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन गया तो सोडियम पॉजिटिव, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। अरे हाँ ना बोलो बेटा, अरे हाँ ना बोलो बेटा, समझे कि नहीं समझे। तो क्षार धातुओं की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा जी, +1 होती है, आप लोग याद रखना। और हाइड्रोजन की +1 भी होती है और -1 भी होती है धातु हाइड्राइडों के अंदर। अपन उसको आगे पढ़ेंगे। बोलो ये 4 पॉइंट आप लोग समझे कि नहीं समझे। आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे बेटा। पांचवें पॉइंट की बात करें, पांचवें पॉइंट की मैं बात करता हूं बेटा जी। और पांचवें पॉइंट का जो मैं बात करने वाला हूं, ये मान के चलो आप, लेट सपोज गलनांक मान लो बेटा, सॉरी गलनांक मतलब नहीं, आप लोग घनत्व की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा, घनत्व की बात करेंगे। लो जनाब, डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी। यहां से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहां पर एक एक्सेप्शन है बेटा, यहां पर एक अपवाद है बेटा जी। वो अपवाद वाला ही सवाल एग्जाम में बन सकता है। डेंसिटी का फॉर्मूला शायद आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा यार। D इज इक्वल टू m/v। D इज इक्वल टू m/v। D बराबर घनत्व, m बराबर द्रव्यमान, v क्या है, आयतन है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना बेटा जी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये लो, ये क्या होता है तुम्हारा घनत्व का फॉर्मूला। सही। चलिए, अब मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं बेटा। ये देखो, आप छोटे छोटे एलिमेंट्स लिख रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आपको पता है बेटा, जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बेटा इनका आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो डेफिनेटली मास भी बढ़ेगा। अरे हाँ ना बोलो बेटा जी। और ऊपर से नीचे जाने पर अगर तुम लोग आकार को इंक्रीज कर रही हो, अगर ऊपर से नीचे गए तो आकार क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। और आकार इंक्रीज होने पर डेफिनेटली मास भी क्या होगा बेटा जी, इंक्रीज होगा। और मास इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इसकी घनत्व भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर सामान्यतया घनत्व क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो घनत्व का जो क्रम है ना, वो ये आना चाहिए बेटा जी आपके अकॉर्डिंग, कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ रहा है। तो अगर मैं घनत्व के क्रम की बात करूं, घनत्व का क्रम, तो अपने अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए बेटा, अपने अकॉर्डिंग आना चाहिए लिथियम का घनत्व सबसे कम, जी हां, देन सोडियम का, देन पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। मतलब लिथियम का घनत्व सबसे कम, फिर आगे आगे चलेंगे तो घनत्व के मान बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ये ऑर्डर नहीं आता। इस चीज को दिमाग में फिट करना है मेरे भाई, इस चीज का तुम ध्यान रखना। यही से मेरा एग्जाम में सवाल बनने की संभावना हो जाती है। ये तो मेरा एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, बताना चाहता हूं कि पोटेशियम का घनत्व
सोडियम से कम इसलिए हो गया कि पोटेशियम से, लिथियम से सोडियम, सोडियम से जैसे ही तुम पोटेशियम चले तो पोटेशियम का वॉल्यूम अचानक इंस्टेंटली इंक्रीज होता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जब आयतन इंक्रीज होता है, तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे रीजन क्या दोगे, वॉल्यूम मेजर फैक्टर होता है। यहां पे रीजन क्या दोगे बेटा जी, पोटेशियम का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ज्यादा, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, सोडियम से कम हो जाती है। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम के अंदर वॉल्यूम वाला मतलब आयतन वाला फैक्टर काम करता है, और आयतन बढ़ता है तो घनत्व डेफिनेटली कम हो जाता है। ओके, 5 पॉइंट हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले। पॉइंट की बेटा अपन लोग बात करते हैं। जी मैं आपको एक छोटी सी एक ट्रिक समझाता हूं बेटा जी। इस ट्रिक को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने यहां पे लिखा बेटा परमाणविक आकार, देखना बेटा जी, परमाणविक आकार जो होता है ये बेटा व्युत्क्रमानुपाती होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। क्या लिखा मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध की सामर्थ्य। धात्विक बंध लिख दू बेटा जी। समानुपाती होता है सॉफ्टनेस, क्या होता है बेटा जी, सॉफ्टनेस। और व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, गलनांक या फिर क्वथनांक। लो जनाब, ये एक ट्रेंड जो है आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए बेटा जी। ये जो ट्रेंड है ना यार, ये आप लोगों को पूरा सटीक तरीके से याद होना चाहिए। क्योंकि ये ट्रेंड से ही सारे सवालों के जवाब निकलने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, जबरदस्त कहानी यहां पर बनने वाली है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट यहां पे बनने वाला है। कॉन्सेप्ट को सीखे आप। देखो बेटा जी, ये लो, ये पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए मेरे भाई साहब। मुझे बताओ, परमाणविक आकार बढ़ेगा तो धात्विक बंध की ताकत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और सॉफ्टनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सॉफ्टनेस बढ़ेगी तो गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा जी कि अगर अपन लोग बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर आप लोग ऊपर से नीचे जा रहे हो तो क्या क्या यहां पे चेंजेस आते हैं, एक साथ लिखना बेटा जी। ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है बेटा, आप कहेंगे गुरुजी आकार इंक्रीज होता है। आकार इंक्रीज होगा तो धात्विक बंध की प्रबलता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अरे हाँ ना बोलो भाई साहब।
धात्विक बंध या फिर मेटेलिक बॉन्ड, धात्विक बंध क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। धात्विक बंध कमजोर हो जाएगा तो सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस मुलायम प्रवृत्ति, सॉफ्टनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी तो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये लो जनाब, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। बोलो बेटा बात समझे या फिर नहीं। तो गलनांक और क्वथनांक का जो क्रम आता है वो क्या आता है बेटा जी, यहां पे लिख दूं मैं, लिथियम का सबसे ज्यादा, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम रुबिडियम का, उससे कम सीजियम का। और अगर आप लोगों को यह पता लगाना हो कि सबसे मुलायम धातु इनमें से कौन सी, तो क्या आंसर कमेंट करेंगे, सीजियम। अरे आना बोलो यार, मुलायम कौन सी होती है, सीजियम होती है। और ये जो आपने ऑर्डर लिखा है ये किस चीज का ऑर्डर है बेटा, गलनांक और क्वथनांक का। लो बेटा जी, गलनांक और क्वथनांक का आपने क्या लिख दिया, क्रम, ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं बेटा जी, डिक्रीज होते हैं। क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होंगे। बोलो बेटा ये बात समझ में आई या फिर नहीं। सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी, गलनांक क्वथनांक डिक्रीज होगा, धात्विक बंध की जो स्ट्रेंथ हो वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेटा ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं, ईमानदारी से। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं, 60वें पॉइंट की, और उसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम है बेटा जी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखना बेटा, और अगर अपन लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव से इंग्लिश में बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इसके बारे में अगर आप लोग पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। बेटा अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं आप लोगों से बात करूं तो बेटा आपको यह पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि लेट सपोज ये हमारी एक धातु है। कौन सी धातु की बात करेंगे अपन, क्षारीय धातु की बात करेंगे। और इस धातु के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब इस धातु की सरफेस के ऊपर, जब इस धातु की सरफेस के ऊपर प्रकाश को डाला जाता है, क्या डालेंगे बेटा जी, लाइट अपन डालेंगे। प्रकाश आप लोगों ने डाला तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अरे तो मेरे भाई ये धातु की सतह से या धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला प्रकाश की प्रेजेंस के अंदर, इसी को ही क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोग याद रखना बेटा जी, लिथियम जो है, लिथियम डज नॉट शो, लिथियम डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिथियम के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं किया जाता क्योंकि लिथियम की साइज बहुत ज्यादा छोटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लिथियम डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटे आकार की वजह से यह इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, इसीलिए इनका उपयोग अपन करते फोटो सेल में। किसमें करेंगे बेटा जी,
फोटो सेल में सबसे ज्यादा बेहतरीन काम आने वाला जो क्षारीय धातु है वो बेटा सीजियम है। कौन सा है बेटा जी? सीजियम। इनका उपयोग कहां किया जाता है? फोटो सेलों में किया जाता है। बोलो बेटा समझे या फिर नहीं समझे? बोलो बेटा आप लोग समझे या फिर नहीं? ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सवाल अब मैं यहां से कुछ करने वाला। क्वेश्चन देखो बेटा जी, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 लिखो, निम्न में से फोटो सेल, निम्न में से फोटो सेल बनाए जाते हैं। तो बेटा फोटो सेल किससे बनाएंगे? ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने, लिथियम, ऑप्शन बी सीजियम, ऑप्शन सी फ्रेंशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो क्या आंसर कमेंट करेंगे आप लोग? सीजियम का उपयोग किसमें किया जाता है बेटा? फोटो सेलों के अंदर किया जाता है। तो बेटा जरा आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज हमने यहां से स्टार्ट किया था बेटा, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दिया। उसके बाद मैंने परमाणविक आकार और आयनिक आकार की बात की। देन मैंने आयनन ऊर्जा की बात करी। फिर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करी। फिर मैंने घनत्व की बात की। फिर गलनांक, क्वथनांक, सॉफ्टनेस, धात्विक बंध की प्रकृति की बात की। फिर मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करी। अगर आप लोग पूरे स्क्रीनशॉट एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लेना चाहते हैं